तो कैसे हो बच्चों आप सभी। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। मैं आप लोगों की फैसिलिटेटर आज लेकर के आई है इस वीडियो में बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस के यूनिट सेकंड। ठीक, यूनिट सेकंड है और इस पर हमारा पार्ट थर्ड होने वाला है। यूनिट सेकंड पर ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 बनी हुई है। अगर आप नए हो और आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है, तो बच्चे सबसे पहले जा कर के आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखनी है। और यूनिट 1 भी आप लोगों की कंप्लीट है तो यूनिट 1 भी आपको देखनी है, ताकि आप अपना सिलेबस समय रहते पूरा कर सकें। ठीक, तो इस वीडियो में हम बेसिकली यूनिट सेकंड पढ़ेंगे और यूनिट सेकंड का हम प्रॉपर तरीके से, इसका थर्ड पार्ट होगा ये, तो उसको हम इस वीडियो में पूरा जो यूनिट सेकंड है इसमें हम ख़त्म कर देंगे। ये एंड वीडियो रहेगी इस पर, ठीक है। और इसमें हम बेसिकली जानेंगे लोकतांत्रिक और सत्तावादी को। अब नज़र डालते हैं थोड़ा इंडेक्स पर। ये मैंने आपको आसान तरीक़ों से समझाने के लिए एक इंडेक्स बनाया था, जिसमें ये था कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत ही अच्छे समझा सत्तावाद और लोकतंत्र का अर्थ। बिल्कुल सही, सत्तावाद और लोकतंत्र का अर्थ तो पार्ट 1 में हमने बहुत विस्तार से समझा था सत्तावाद और लोकतंत्र का अर्थ। काफ़ी अच्छे तरीके से हमने सत्तावादी शब्द और लोकतंत्र शब्द समझा कि सत्तावादी और लोकतंत्र जो शब्द है वो एक दूसरे से कैसे है। अगर मैं इसको सिर्फ 2 शब्दों में बताऊं तो 2 शब्दों में हमने ये जाना था कि सत्तावाद जो शासन होता है बहुत ही बुरा और बहुत ही कुशासन होता है। वही दूसरी तरफ हम देखें लोकतंत्र जो शासन होता है वो इसके कंपेरिजन में बहुत ही अच्छा शासन होता है। अच्छा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर लोगों को बोलने का हक दिया जाता है, पर सत्तावाद शासन में निरंकुश शासन होती है। ये हम 2 शब्दों में हमने अच्छे से समझा था, ठीक है। ये था सत्तावाद और लोकतंत्र। उसके अलावा हमने पार्ट 1 में बहुत ही विस्तार से समझा था राजनीतिक प्रणाली व शासन का अर्थ, ठीक है। हमने पार्ट 1 में अच्छे से समझा कि राजनीतिक प्रणाली क्या होती है और इसके शासन का क्या अर्थ है। उसके अलावा साथ ही हमने बहुत अच्छे से समझा राजनीतिक क्षेत्र का विस्तार किन किन तरीक़ों से हुआ है। फिर पार्ट 2 में हमने अच्छे से समझा वर्गीकरण जो किया जाता है शासन का वो किन किन आधार पर किया जाता है और किस आधार पर किस तरीके से शासन के प्रकार हमने देखे। तो शासन के प्रकार हमने 2 तरीके से देखे थे, याद होगा आपको। शासन को हमने 2 भागों में बांटा था, एक शासित और एक शासित करने की संख्या। शासन के 2 प्रकार देखे थे, 2 चर देखे थे हमने शासन के, एक शासन करने वालों की संख्या और शासितों की संख्या या उनके द्वारा चलाई गई शासन व्यवस्था। ये हमने 2 चर वहाँ पर पढ़े थे। और साथ ही साथ उसमें पार्ट 2 में हमने अच्छे समझा था अधिनायकवाद और लोकतांत्रिक शासन की प्रकृति को। ये आपका पार्ट 3 है। इसमें हम अच्छे से समझेंगे, इसमें हम थोड़ा और देखेंगे कि लोकतांत्रिक क्षेत्र और सत्तावादी क्षेत्र की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है। बेसिकली अब इसको और इसको कंपेयर करोगे और इम्पॉर्टेंट आपका इस चैप्टर में से यही होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं दोनों से क्वेश्चन बनता है। और एट द लास्ट हम थोड़ा सा कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष भी पढ़ेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा इंडेक्स बताया आपको। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं लोकतांत्रिक क्षेत्र और सत्तावादी क्षेत्र की प्रवृत्ति को। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है। और इस यूनिट को अच्छे तरीके से समझने के लिए साथ ही साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, इसको भी आप एंड तक देखोगे। थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। देखो, क्वेश्चन यहाँ पर ना कुछ इस तरीके से बनता है, एग्जाम में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, सर्वसत्तावादी से आप क्या समझते हैं और सर्वसत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक दूसरे से कैसे भिन्न है। उदाहरण सहित इसकी क्या करनी है, विवेचना। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो सर्वसत्तावाद आपको बताना होगा, यानी कि सत्तावाद और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो एक दूसरे से कैसे भिन्न है। इसका प्रॉपर आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। इससे पहले हमने प्रॉपर तरीके से समझा कि शासन क्या होता है, व्यवस्था क्या होती है, ठीक। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे लोकतांत्रिक क्षेत्र को। क्या समझेंगे हम? लोकतांत्रिक क्षेत्र को। थोड़ा लोकतांत्रिक क्षेत्र को हम अच्छे से देख लेते हैं। लोकतंत्र, देखो लोकतंत्र जो शब्द है पहले इसका मतलब समझो आप। लोकतंत्र आपको पता होगा, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ पर लोगों का शासन हो। लोग यानी जनता, हम जनता है, हमारे द्वारा ही तो भाई एक उत्तराधिकारी चुना जाता है और उसी को तो हम चुनाव में खड़ा करते हैं, फिर वो हमारे लिए जो है कोई भी व्यवस्था अपनाता है, क्योंकि उसको हमारे द्वारा खड़ा किया गया है, राइट। तो लोकतांत्रिक क्षेत्र की प्रवृत्ति और व्यवस्था
ये हम यहाँ पर देखेंगे और पढ़ेंगे। देखो, लोकतंत्र जो होता है यानी कि डेमोक्रेसी, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, डेमोक्रेसी। ये जो डेमोक्रेसी वर्ड आया हुआ है कहाँ से आया है, ये आया है ग्रीक से, ग्रीक शब्द से आया है डेमोस। डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेसी का मतलब होता है तंत्र, ठीक है, लोगों के बनाया हुआ तंत्र। ये जो शब्द होता है, ये जो शब्द होता है राजनीतिक शासन को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है, यानी कि राजनीतिक शासन से इसको जोड़ा जाता है, जहाँ लोगों के पास चयन की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास होती है, लोगों के पास होती है। लोग कौन, जनता, हम जो हमारे द्वारा चुनी जाते हैं, जिनको हम चुनते हैं। अब इसकी विशेषता देखो, विशेषता क्या है, ये मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसको आराम से लिख सकते हो, एक एग्ज़ाम वगैरह में एक्सप्लेन करके लिखना होगा। लोकतंत्र शासन में बहुमत का नियम अपनाया जाता है। बहुमत क्या होती है, बहुमत जहाँ पर लोगों का मत होता है, या जो है इसमें हमारे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी होते हैं। जनता में, नागरिकों में, देश में रहने वाली वो सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 से ऊपर है ना, वो सब वोट दे सकते हैं। और वोट देने का मतलब ये है कि वो बहुमत ले रहे हैं, ठीक है, वोट दे रहे हैं। जिसकी सबसे ज़्यादा बहुमत होगी उसकी सरकार जीतेगी, उसी की पार्टी का नाम आएगा तो वो जीत जाएगी। और सरकार अंत में किसकी बनेगी, ज़्यादा बहुमत वाले की। तो बहुमत का नियम देखा जाता है लोकतंत्र में। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो 18+ वयस्क होते हैं ना, 18 वर्ष से ऊपर के वयस्क, उन सबको वोट देने का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक क्षेत्र में राजनीतिक बहुलता देखने को मिलती है। अलग अलग तरीक़ों से राजनीति की प्रकृति देखने को मिलती है। अब कैसे, ये हमने अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत अच्छे समझा था। संघ की स्वतंत्रता होती है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी खुद के संघ बनाने के लिए स्वतंत्र है। खुद का वो संगठन बना सकता है, खुद का संघ बना सकता है। लोगों को प्रचार प्रसार और सूचना की प्राथमिकता होती है। वो जितना चाहे अपने धर्म का, अपने व्यवसाय का, किसी का भी प्रचार प्रसार कर सकता है, सूचना दे सकता है, उसकी प्राथमिकता है। इसमें कोई सरकार का कोई रोक टोक नहीं होता है। मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं लोकतांत्रिक शासन में। लोकतांत्रिक शासन में जनताओं को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जो कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है भाई, जन्मसिद्ध। कानूनी समानता, क्या, कानूनी समानता, यहाँ पर कानून के समक्ष भी लोगों को समान रखा जाता है। विभिन्न अवसरों पर भी समानता दी जाती है। त्योहारों पर सभी लोगों को समान दिए जाते हैं। सरकार का जो हस्तक्षेप होता है बहुत ही कम होता है, मतलब सीमित होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप देखा जाता है। प्रत्यक्ष और अस्वरूप। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि जो देखो, जो हम चुनाव, हमारा जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उसमें हम चुनाव होते हैं। अब चुनाव के थ्रू कोई उम्मीदवार जो है वो खड़ा होता है। अब उस चुनाव को हम 2 तरीक़ों से भागते हैं, जो कि होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जैसे प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो होता है आपका प्रत्यक्ष, जिसे हम खुद चुनते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, किसका, राष्ट्रपति का, वो जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। क्यों, क्योंकि इसको हमारे द्वारा चुने गए उम्मीदवार चुनते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वरूप देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छे समझा हमने लोकतंत्र को, आई होप अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम समझेंगे सत्तावादी शासन। किसको समझेंगे हम, सत्तावादी शासन। चलो सत्तावादी शासन पढ़ते हैं। सत्तावादी शासन को ही अधिनायकवाद कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अधिनायकवाद दिख जाए तो डोंट बी कन्फ्यूज हियर। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि भाई ये कौन सा नया शब्द उठ के आ गया, नहीं। अधिनायकवाद और सत्तावाद दोनों एक ही है, ये दोनों शब्द एक ही है। तो अधिनायकवादी शासन सत्तावाद का रूप होता है। ये जो शासन व्यवस्था है वो केंद्रीकृत शक्ति संरचना प्रदान करती है, यानी कि यहाँ पर शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं होता है, शक्ति को एक हाथ में रखा जाएगा। यह सीमित राजनीतिक स्वतंत्रता की विशेषता है। सीमित यानी बंद के रहती है। यहाँ पर लोगों को, नागरिकों को अधिकार ही नहीं है, और नागरिकों को जो अधिकार होते हैं वो भी सीमित होते हैं। अब देखो, अब जो अधिनायकवाद होते हैं वो अधिनायकवाद जो होते हैं वो आपको 2 तरीके के देखने को मिलेंगे। एक होता है निरंकुश, जिसे हम कुलीन वर्ग कहते हैं, जिस पर कोई अंकुश ही नहीं लगा सकता। क्यों, क्योंकि नागरिकों को वो लोग अधिकार नहीं देते हैं। दूसरा होता है एक सेना द्वारा शासित भी होते हैं, और एक दल का पार्टी होता है। एक दल का आप सबसे बड़ा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो, चीन। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सत्तावादी शासन की जो व्यवस्था होती है उसकी कुछ विशेषताएं क्या है या उसकी कुछ प्रकृति क्या है, ठीक है। उसका स्वरूप भी देखेंगे हम।
तो यहाँ पर अधिकार जो होते हैं सीमित होते हैं, बंधे हुए होते हैं। लोगों को ज़्यादा अधिकार नहीं है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। अगर सरकार ने कोई कानून लागू कर दिया है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, नहीं कर सकते। एक केंद्रीकृत संरचना होती है, यानी कि एक ही पार्टी है, एक ही के अंदर सारी शक्ति है, कोई दूसरी पार्टी, कोई ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास। तीसरा, राजनीतिक बहुलता जो होती है ना, कि अलग अलग तरीके की राजनीतिक प्रकृति यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो यहाँ पर नहीं होती है, जबकि लोकतंत्र में ये चीज़ उपस्थित होती है। लोकतंत्र में यही देखने को मिलता है। ये बिल्कुल लोकतंत्र के बिल्कुल अपोजिट है। अगर लोकतंत्र कह रहा है कि लोगों को अधिकार दो, तो सत्तावाद कह रहा है लोगों को अधिकार मत दो। समझ गए? यहाँ पर सरकार बिल्कुल निरंकुश होती है भाई, कोई अंकुश ही नहीं होता सरकार के ऊपर। वहीं लोकतंत्र में सरकार पर अंकुश लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ लोगों का शासन है, लोगों का शासन है वहाँ। सत्ता का यहाँ दुरुपयोग भी होता है, लोग अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं, जनता के बारे में कोई नहीं सोचता है। सरकार का हस्तक्षेप जो होगा बहुत ज़्यादा होगा, धर्म के आधार पर भी बोलेगा। अगर कोई नागरिक तुम्हारे अगेंस्ट यानी सरकार के अगेंस्ट बोल रहा है तो उस पर भी वो हस्तक्षेप लगाएगा। यहाँ तक कि यहाँ की जो मीडिया होती है ना, प्रेस मीडिया, ये भी स्वतंत्र नहीं है। प्रेस पर पूरा नियंत्रण होता है किसका? सरकार का, जो वहाँ पर निरंकुश शासन कर रही है उसका। नागरिकों के सीमित अधिकार होते हैं, नागरिकों को अधिकार तक नहीं, राजनीतिक भागीदारी नहीं, कोई किसी को पार्टी नहीं बना सकता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ले लोगे, जो जर्मन में हिटलर का शासन था ना, हिटलर ने बिल्कुल इसी तरीके से किया था। हिटलर ने जिस तरीके से अपना शासन किया, बिल्कुल निरंकुश रूप अपनाया था। वहाँ पर जो यहूदी वगैरह पे जितने भी आक्रमण वगैरह किए थे, ये जो भी उनके साथ अत्याचार किया, वो बड़ा ही बुरा अत्याचार था, बहुत बुरा था। तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये सत्तावादी शासन को समझने के लिए, कि हिटलर का जो शासन था उस समय पर। तो ये आप आराम से जो क्वेश्चन है उसमें आराम से लिख सकते हो। अब होप सो कि आप बहुत अच्छे से लिख लोगे कि लोकतंत्र में और सत्तावाद में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब बहुत अच्छे से लिख लोगे। और सत्तावाद और लोकतंत्र जो है दोनों समान है। अब आराम से वो क्वेश्चन का आंसर लिख लोगे। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप अभी के अभी हमारे चैनल से जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, जो कि है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप से जा करके आप लिंक लो और वहाँ पर जा करके फटाफट अभी के अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। और ज्वाइन करके जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ना, उसका आंसर प्रेजेंट करो और उसका आंसर लिखो। आंसर लिख करके वहाँ पर फ़ोटो भेजना। ठीक है, ये आपको एक छोटा सा काम करना है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर अच्छे से समझ आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपके व्यूज़ क्या रहे हैं अभी तक कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।